मेरी माँ ने मेरे पेट पर ईंट बांधी और ईंट बांधकर उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारा गार्डन है उसके 20 चक्कर लगाकर आओ। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में मैंने पहली बार तब सुना जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था। एक महिला ने मुझे सवाल पूछा कि क्या आपको भी होता है, लेकिन जो उनको नहीं मालूम था वो आदमियों को ब्लीडिंग नहीं होती। शर्म आती है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसकी वजह से वो दुनिया है। कोई लड़की को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की वजह से मरनी नहीं चाहिए। आज का कहानी शुरुआत करता हूँ जब मैं 5 साल का था और उस टाइम मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और मेरी माँ के पेट में एक लड़की थी। हम सभी को लगा था वो हमारा परिवार पूरा करेगा। उस ज़माने में पता चल जाता था कि पेट में लड़का है या लड़की। मैं और मेरी माँ बहुत खुश थी, हमें एक बहन मिलने वाली है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी। और जिस दिन मेरी माँ की डिलीवरी थी उस दिन मैं स्कूल नहीं गया, घर बैठे वेट करते रहा कि काश वो आते हुए देखूं और उसको मेरे गोद में लेकर खेलूं, क्योंकि उस वक्त खिलौना लगता था। लेकिन उस दिन मेरी माँ वापस नहीं आई। जब पिताजी वापस आए तो पिताजी को पूछा क्या हुआ, मेरी माँ को कहाँ है। तो उसने बताया कि तेरी माँ अस्पताल में है। 3 दिन बाद जब लौटी तो उनके हाथ में वो बच्चा नहीं था। एंड आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट फैक्ट, क्योंकि मेरे लिए वो एक सपना था जिसके साथ मैं खेलना चाहता था। जब मैंने उसको नहीं देखा तो मैं माँ से रोज़ सवाल पूछता था। आफ्टर 6 months माई मॉम लॉस्ट इट। शी लॉस्ट इट इन एंगर विथ टीयर्स इन हर आईज। शी सेड भगवान जी के पास चले गए। इसका कारण अब जाके इस उम्र में पता चला। उस वक्त मैं भगवान को बहुत गालियाँ देता था। मैं कहता था वो ऐसा कौन सा भगवान है जो मुझसे मेरी बहन छीन गई। और उस दिन के बाद जब सड़क पर बाहर निकलता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, हर लड़की में अपनी उस बहन की नज़र आता था। आई यूज टू सी एवरी गर्ल्स इन माई ओन सिस्टर एंड आई विश काश ये मेरी बहन होती। सुंदर लड़की आती थी अपने रिश्ते बनाने के लिए, अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन मैं उनको ये कहती थी कि काश तू मेरी बहन होती। तो जो दर्द मैंने 5 साल की उम्र में देखा था, झेला था, वो आज तक मेरी ज़िंदगी में रहा। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द था जिनके बारे में मैं पहली बार सुना था जब मैं बहुत छोटा बच्चा था। और हमें सिखाया जाता था कि जो भी कोई नया शब्द सीखे तो उसको आगे यूज करो, उसको यूज में लेकर आओ। एंड दैट हाउ आई यूज दैट वन वर्ड ऑन माई मदर। अपने माँ के पास जाकर उनको कहा कि माँ मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना आपको एम्पावर करूँगा। उस वक्त मेरी माँ ने मेरे पेट पर ईंट बांधी और कहा जो हमारा गार्डन है उस पर 20 चक्कर लगा कर आओ। मैं सोच में पड़ गई कि क्यों ऐसी पनिशमेंट मुझे दी जा रही है, लेकिन मैं करीब 10 चक्कर लगाकर वही बैठ गया। तो मैंने निराश होकर पूछा कि क्यों ऐसा पनिशमेंट मुझे दे रहे हो, वाई यू पनिशिंग मी। एंड माई मदर सेड समथिंग चेंज माई लाइफ। शी सेड आई कीप यू इन ओवम 9 months। तुम मेरे पेट में 9 महीने तक थे और तुम्हारा वजन इस ईंट से कहीं ज़्यादा था, लेकिन मैंने कभी भी ऊप नहीं था तुमको अपने पेट में रख के वक्त। जब तुम मेरे शरीर से बाहर निकले तो तुमने मुझे फाड़ दिया, फिर भी मैं तुमको इस दुनिया में लेकर आई। तुमको क्या लगता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे एम्पावर कर सकते हो। और वो लाइन में चेंज कर दिया कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचता हूँ। समाज सेवा के शुरुआत में 14 साल की उम्र से शुरू की थी। हर बार जब मेरा परिवार फिल्म देखने जाता था या कहीं बाहर जाता था तो मैं एक रजिस्टर लेकर बैठ जाता था और हिसाब करता था। अगर टिकट 500 रुपया का है, पॉपकॉर्न और पेप्सी 200 रुपया का और 100 रुपया आने जाने का खर्च होता था, तो मैं कहता था 1100 रुपया मुझे दे दीजिए या 1000 रुपया मुझे दे दीजिए। आई डोंट वांट टू वॉच दैट फिल्म, या मैं आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। वो जब भी जाते थे तो वो हिसाब लगाता था कि कितना इवोल्यूशन और लॉस्ट वैल्यू निकल के वो पैसा आप मुझे दे दीजिए। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो मुझे मिल गया, लेकिन जब ये प्रैक्टिस बन गया तो मेरे परिवार वालों को लगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। और एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास में आकर बैठे और पूछा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे हंसी आ रही थी कि क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू कैन शेयर विथ मी, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। एंड ही आस्क्ड आर यू इनटू ड्रग्स, आर यू ड्रग्स एडिक्ट, क्या तुम्हें इतनी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, क्या तुम ड्रग यूज कर रहे हो। एंड आई लाफ, आई सेड नो, आई एम इनटू सोशल वर्क। एंड देन ही आस्क्ड किस किस्म का सोशल वर्क। सो आई एक्सप्लेन टू स्टार्ट देयर। कैसे एक छोटी सी बिहारी बस्ती से मैं शुरुआत करी थी, कैसे छोटे छोटे गांव में जाकर हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे। जो सबसे पहली चीज़ मैंने करी थी वो थी वेस्ट मैनेजमेंट। और कोई बार जब हम लोग ग्लव्स खरीदते थे, मास्क खरीदते थे, इक्विपमेंट खरीदते थे, तो उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होता था।
देहरादून में एक बस्ती है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है तो किताब खरीदनी पड़ती थी। वो पैसा कहाँ से आया? तो वो जो पैसा मैं जोड़ता था, मेरे दोस्त जोड़ते थे, उससे हम ये सामान खरीदते थे। और जब हम सफाई करने निकलते थे तो लोग हमें पूछते थे कि आप तो पढ़े लिखे हो, तो क्यों सफाई करने निकले हो? और हमारा जवाब ये होता था कि क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। एवरी संडे वी रीच टू गो आउट, और हम लोग सफाई करने का अभियान चलाते थे। एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी कीप गोइंग ऑन। आउटरीच के जरिए हम लोगों तक पहुँचे और उनके बच्चों को हम लेकर आए स्कूल में। हम लोग 17 स्कूल की शुरुआत करें छोटी छोटी गांव में, छोटे छोटे स्लम्स में, जहां के बच्चे बाहर नहीं निकल पाते थे बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आई टोल्ड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज, हम वो स्कूल शुरुआत किए थे ताकि वो बच्चे पढ़ सके, ताकि 13 साल की उम्र में भी बच्चों को उनका पूरा नाम पता नहीं था, उनका उम्र पता नहीं था, वो कहाँ रहते हैं कुछ भी पता नहीं था। सच बेसिक थिंग्स इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जब किड्स स्मार्ट की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने छोटी छोटी एक्टिविटी उनके साथ एंगेज करी, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट। वो बच्चे जो 15 साल से ऊपर थे, वो बच्चे छोटी छोटी ब्रांड्स के लिए पेंटिंग करने लगे और उससे 100 रुपया कमाने लगे हर दिन। एंड दैट्स हाउ दिस चिल्ड्रन स्टार्टेड गेटिंग इंसेंटिव, कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमको मिड डे मील मिल रहा है, साथ में 100 रुपया कमा के वापस घर जा रहे हैं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में जयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम है चोमू, वहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा था और मुझे बुलाया गया कि आप आइए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर एक वर्कशॉप दीजिए। उस दिन जब मैं वर्कशॉप दे रहा, उसके बाद सवाल का बवाल आना शुरू हो गया। एक महिला ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपको भी होता है? तो मैं 2 मिनट के लिए हंसने लगा, शायद वो टांग खींचने के लिए बोल रहा होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका शादी हुई है? और उनकी उम्र थी 52 साल, उनकी शादी भी हुई थी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन उनको जो मालूम नहीं था कि आदमियों को ब्लीडिंग नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो मैंने पूछा कि कैसे आपका पति को पीरियड्स नहीं होते? एंड शी सेड आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। उन्होंने कहा जैसे मैं छुपा रहा हूँ, शायद वो भी छुपाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये कितना बड़ा इशू है। और वहाँ से मैंने सोचा कि अगर इनको ये नहीं पता है कि इनके पति को पीरियड्स नहीं होते, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन, आप उनकी शारीरिक संबंध सोचिए कैसे होते हैं। शी डिड नॉट नो हर हस्बैंड डज नॉट नीड। इट वॉज वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस। सो व्हेन आई रीड द आर्टिकल 2011 जिसमें लिखा था कि 1,80,000 औरतें मरती है हर साल, और ये कन्फर्म नहीं था, ये बस अंदाज की नंबर था। और मैं हमेशा सोचती कि कोई लड़की मरी जा रही है, व्हाट शुड आई डू दैट वाज आई स्टार्टेड वास्ट। कोई लड़की को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से मरनी नहीं चाहिए। वास्ट के 5 पॉइंट जिसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। नंबर 1, अवेयरनेस किस चीज़ के लिए। आज भी हमारे देश में जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, किसी गांव में, किसी कोने में, किसी स्लैब में ऐसी महिला है जिनको ये नहीं पता कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, पीरियड होता क्या है और क्यों होता है। कोई बार महिला को लगता है कि ये फिल्टर डिजीज है, कोई बार लगता है कि ये बीमारी है, और कोई बार डरते हैं कि इसे हम मर ना जाए। एंड दैट्स व्हाई लीड्स टू ट्रॉमा, दैट्स व्हाट लीड्स टू अनअवेयरनेस, दैट्स व्हाट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वुमेन्स गो थ्रू इन आवर कंट्री टुडे। एट द सेम टाइम अवेयरनेस उनको ही नहीं, उनकी परिवार तक भी पहुंचनी चाहिए। Which is why we work on module, we work on awareness program, not only for the women, for trans men, for transgender people, for their families and children. नंबर 2, न्यूट्रिशन। तो आज भी हमारा देश में 15% लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, और वो सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं, उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स। बट एक प्रॉब्लम है जेंडर बेसिक्स, भेदभाव। जब मैं गांव में जाता हूँ, घर में 3 रोटियां हैं, माँ 2 रोटी बेटे को देती है और 1 रोटी लड़की को, कि ये सोचकर कि लड़के को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी उम्र का कोई तकाज नहीं है, उसको रोटी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो लड़का है। और अगर घर में 2 गिलास दूध है तो वो दूध का हकदार सिर्फ लड़का है। आज भी यह हमारे देश में होता है। तो हम लोग जो काम करते हैं उसमें न्यूट्रिशन के साथ हम काम करते हैं। जब गांव-गांव में जाकर महिलाओं को और परिवार को ये बता देते हैं कि किस किस्म का खाना उनको खाना चाहिए। और जब हम डाइट्स की बात करते हैं तो एवोकाडो की बात हम नहीं करते हैं, या एक्जोटिक फ्रूट्स की भी बात नहीं करते, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है वो खरीदने की। हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो वो खरीद सकते, जो उनके गाँव में आसानी से मिल सकता है। नंबर 3, अपार्टमेंटल हेल्थ। जैसा मैंने पहला पॉइंट में बताया कि कोई महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि वो मेंस्ट्रुएट क्यों कर रही है,
उस वजह से बहुत ट्रॉमा होता है एंड वी नीड टू डील विथ ट्रॉमा, जिसको हम ट्रॉमा मैनेजमेंट कहते हैं। हम लिसनिंग सर्कल क्रिएट करते हैं जहां 30-40 महिला आती है और अपनी प्रॉब्लम को बताती है। कोई बार हम सोचते हैं कि जब हमारा प्रॉब्लम होता है तो कोई दोस्त को फ़ोन करते हैं या अपने माँ भाई से बात कर लेते हैं, बट इन महिलाओं के पास कोई भी नहीं होते हैं। स्पेशल टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन अबाउट पीरियड, क्योंकि यह आज भी बहुत बड़ा टापू है। पीपल स्टिल टॉक अबाउट, और उसको नाम दिया शर्म का। शर्म आती है, शर्म आती है उस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए हैं। वाई यू हैव सेम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन व्हिच इज द वेरी रीजन ऑफ एग्जिस्टिंग। नंबर 4, वी गेव देम फ्री सैनिटरी पैड्स। ये सैनिटरी पैड खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ होती है। उसके बाद चौथे ये ज़रूरत है। आप सोचिए, खाना पीने के बाद एक महिला को एक सैनिटरी पैड की ज़रूरत होती है, बट अनफॉर्चुनेटली कई जगह पर आज भी इसको एसेंशियल नहीं माना जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। लॉकडाउन के समय दिल्ली शहर में, जो हमारा देश का नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर सैनिटरी पैड को बिल्कुल भी एसेंशियल लिस्ट में माना नहीं गया, जिसकी वजह से जब पहला लॉकडाउन लगा तो कहीं पर भी सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं था। शहर की महिला जिनके पास घर था, पैसा था, गाड़ी था, वो ढूंढ रहे थे कि पेड़ कहाँ ढूंढे, बिकॉज देयर वाज नो एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुमेन्स फ्रॉम स्मॉल विलेज, बेलेज एक गांव है महाराष्ट्र में, चमू एक गांव है राजस्थान में, ऐसे छोटे छोटे गांव में जहां हम लोगों ने वर्कशॉप करी, वहीं से सैनिटरी पैड आने शुरू हुई। और उन महिलाओं ने क्या बोला, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा समाज के लिए। 50,000 किड्स स्कीम टू डेली व्हिच इज टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग द वुमेन, एजुकेटेड वुमेन, जिन्होंने रीयूजेबल सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया था। नंबर 5, वी टीच देम हाउ टू मेक पैड्स। जब हम ये पैड बनाना सिखाते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते हैं, पूरी गांव के लिए बनाता है, बड़े बड़े शहरों के लिए बनाते हैं। दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, सो मेनी वुमेन दैट वी हैव रीच आउट टू हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स, दे अर्निंग मनी आउट प्रॉफिट। वो बुल्क में सैनिटरी घर में बनाकर गांव-गांव में जाकर उसको बांट। और एक बहुत ही लो इनकम ग्रुप ये है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनको लो कॉस्ट सैनिटरी जिसको बांट के कुछ पैसा कमाती है। ऐसे ही कोई बार मुझे मालूम नहीं पड़ता, लोग आते हैं, मदद करते हैं और चले जाते हैं, एंड दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ। सो उन सभी लोगों को जिनको ये डर रहता है कि अगर हम कुछ अच्छा करने निकले तो क्या कभी सपोर्ट मिलेगा, क्या कोई हमारी मदद करेगा, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो अपने आप आपके पास मदद आएगी। सो कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क, बट आई ऑल्सो मस्ट टेल यू इज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम सबको इनोवेटिव थिंकिंग करनी चाहिए। हम सबको सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो औरों से अलग है और सोसाइटी की मदद कर सके। इन कम्युनिटी की मदद करने के लिए लॉकडाउन के वक्त हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसमें हम स्ट्रीट आर्टिस्ट के साथ और स्कूल के साथ मिलकर उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी। क्या लॉकडाउन में सभी बच्चे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में पढ़ रहे थे, बहुत ही बोरिंग हो चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि इसमें क्या इनोवेशन ला सकते हैं। अब कठपुतली वाले क्या होते हैं, कठपुतली वाले स्टोरी टेलर होते हैं, तो हम स्कूल से कहानियाँ निकाली और कहा कि हिंदी की कहानी हमको भेजिए, उसको कठपुतली वाले परफॉर्म करेंगे और आपकी बच्चों तक वो कहानी पहुंचाएंगे। और ऐसा करते करते हम इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो कठपुतली वाले की हर परिवार 100 परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका 3 साल तक का बिहेव इन अ फ्री सोर्स कि अब अपना घर चला सके। ऐसे कोई सारे प्रोग्राम्स हमने करे और करते रहेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर मी। इस कहानी का मतलब ये है कि कैसे एक लड़का बचपन से लेकर आज तक इतने सारे लोगों की मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छा लगी होगी। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेटिव मिली हुई होगी या फिर कुछ भी जानने के लिए मिली हुई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपना राय जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू, लव यू सो मच।